हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। और ये है हमारे ऑर्डर फ्लो कोर्स का 5th पार्ट, जिसके अंदर हम जो की प्रिंसिपल्स है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पार्ट 3 में हमने देखा था मार्केट ऑप्शनिंग कैसे होता है और जो वॉल्यूम प्रिंसिपल्स है उनको समझा था। पार्ट 4 में हमने जो डेल्टा प्रिंसिपल्स है उनको देखा था। अब इस पार्ट के अंदर हम जो लिक्विडिटी, इम्बैलेंस ऑप्शंस, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, इस वाले प्रिंसिपल्स को समझेंगे। और जो लास्ट में हम एंड में ये सारे जो कंसेप्ट्स है उनको कहीं ना कहीं कंबाइन करके ये इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिव प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, की प्रिंसिपल्स के पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाके पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लीजिए, ताकि जब हम इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिव प्राइस एक्शन को डिस्कस करना शुरू करेंगे तो आपको वो की कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अब तक की वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट जो की प्रिंसिपल है वो है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी जो है हमारे मार्केट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जब भी मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल होगी तभी हमको एक प्रॉपर प्राइस एक्शन देखने मिलता है। और मार्केट जो है वो एक प्लेस है जो बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो इसमें जो है एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, एक लिक्विडिटी यूजर होता है। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको समझने के लिए जो हमने मार्केट ऑप्शन का कंसेप्ट देखा था तो उसी से फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिए, ये कुछ प्राइसेस है। तो अभी करंटली प्राइस यहाँ 26 पे ट्रेड हो रहा है, तो कुछ यहाँ वॉल्यूम हुआ है, फिर यहाँ वॉल्यूम हुआ है। इस तरह से एक 2 वे ट्रेड देखने मिल रहा है एक प्राइस पॉइंट पे। फिर सडनली क्या होता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा ऑर्डर आ जाता है, और ये जो पार्टिसिपेंट है, ये जो बायर है, तो इसका जो बड़ा ऑर्डर है इसको एग्रेसिवली मार्केट के अंदर एंटर करना है। पर यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ भी अगर इस तरह से वॉल्यूम अगर यहाँ पे सेलर की तरफ से प्रोवाइड नहीं होता है तो क्या होगा कि ये जो बायर है ये ऊपर मूव होगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ इनको वॉल्यूम मिलता है फिर बायर यहाँ मूव होगा, फिर अगर यहाँ कुछ और मिलता है, इस तरह से प्राइस मूव होता रहेगा, ताकि जब तक ये पूरा जो ऑर्डर था ये फुलफिल नहीं हो जाता है। तो उस तरह से ये जो बायर है मार्केट ऑर्डर से पुश करके प्राइस को ऊपर मूव करता रहेगा। अब ये कब तक मूव होता रहेगा, जब तक कि इसका जो भी मार्केट ऑर्डर था वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो जाता है। अभी अगर समझोगे आप, इसी तरह से जो सेलिंग वॉल्यूम है वो कम रहता है, इसी तरह से लो सेलिंग वॉल्यूम रहता है, तो प्राइस इसी तरह से ऑक्शन करता हुआ ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा जब तक कि पूरा ऑर्डर इसका फिल नहीं होता, जो मार्केट ऑर्डर है इसका पूरी तरह से फुलफिल नहीं होता। तो इसी को बोलते हैं लैक इन लिक्विडिटी। ये इलिक्विड मार्केट है, जितना इसको रिक्वायरमेंट है उतना लिक्विडिटी यहाँ से प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो इस केस में हमको एक ट्रेंड देखने मिलेगा। अब सेकंड केस सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो इसी मार्केट में, तो सेकंड केस सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो इसी मार्केट में जब ये मार्केट ऑर्डर पंच हुआ था, बड़ा वाला ऑर्डर, तो कुछ प्राइसेस ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ ही पे आप ऐसा देखते हो कि जो ये 1000 क्वांटिटी था ये 500 क्वांटिटी से फुलफिल हो गया, तो इस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड हो गई है सेलर की तरफ से, और यहाँ पे जो है प्राइस रुक जाएगा और यहाँ पे आपको 2 वे ऑक्शन देखने मिलेगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है, यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट थे, तो 2 पार्टिसिपेंट में ये वाले केस के सिनेरियो में जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर था वो कौन था, वो सेलर था, और जो लिक्विडिटी यूजर था वो कौन था, वो बायर था। तो जब मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड हो रहे होंगे तो जो यूजर होगा, लिक्विडिटी यूजर होगा, वो सेलर होगा, और जो प्रोवाइडर होगा वो होगा बायर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी जो है ये मार्केट को वेलोसिटी देती है। जब लिक्विडिटी नहीं होगा मार्केट में तो प्राइस इस तरह से रैली करता जाएगा जब तक कि उसको एक लिक्विडिटी मिल नहीं जाती है, एक सेलर मिल नहीं जाता है उधर हाई वॉल्यूम का, जो कि उसके मार्केट ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने नहीं देता है, पूरी तरह से फुलफिल करने नहीं देता है। तो जब लो लिक्विडिटी होगी तो आपको जनरली एक वन साइडेड मूव या वन साइडेड ट्रेंड देखने मिलेगा। पर अगर समझिए हाई लिक्विडिटी है तो क्या होगा कि हर प्राइस पॉइंट पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर अवेलेबल होंगे, तो ये जो मार्केट ऑर्डर पुश किया है बायर ने तो वो यही समझ लो फुलफिल हो जाएगा, और जैसे ही फुलफिल हो जाएगा तो आपको एक 2 वे ट्रेड देखने मिलेगा वो पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे। अगला अप मूव या अगला डाउन मूव आने के पहले आपको एक 2 वे ट्रेड देखने मिलेगा उस प्राइस पॉइंट पे। तो इस तरह से तो हमारा जो मार्केट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, जो बायर है और जो सेलर है वो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन करवाना, यही हमारे मार्केट का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है। मार्केट उसी के लिए एग्जिस्ट होता है। जैसे मैंने बताया कि में ट्रेंड अगर इलिक्विड मार्केट है तो एक ही डायरेक्शन में मूव होता रहेगा जब तक उसको लिक्विडिटी मिल नहीं जाती। तो इसी तरह से डाउनवर्ड मार्केट में ट्रेड होता रहेगा जब तक उसको लिक्विडिटी मिल नहीं जाती। तो लिक्विडिटी इस तरह से काम करता है।
तो हमारा नेक्स्ट की प्रिंसिपल है इम्बैलेंस ऑप्शंस। अब जैसे हमने लास्ट की प्रिंसिपल में बात करते हुए देखा कि जब बायर एग्रेसिव हो जाते हैं तो मार्केट ऑर्डर पुश करके वो प्राइसेस को प्राइस लेवल पे ऊपर मूव करते रहते हैं, और जब सेलर एग्रेसिव हो जाते हैं तो प्राइसेस को नीचे की तरफ पुश करते रहते हैं। तो हमने लास्ट एग्जांपल में सिर्फ इतना देखा था कि यहाँ पे अगर कोई 1000 ऑर्डर पुश कर देता है, यहाँ पे 1000 ऑर्डर पंच करता है, तो किस तरह से इस तरह से 100 करके जैसे जैसे ऊपर उसको लिक्विडिटी मिलती रहेगी, सेलर ऊपर की तरफ मिलते रहेंगे, तो उसके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे और प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर मूव होते रहेंगे। बट जब लाइव मार्केट में हम देखते हैं तो हर प्राइस पॉइंट पे नए बायर्स ऐड होते हैं और हर प्राइस पॉइंट पे नए सेलर्स भी ऐड होते रहते हैं। तो इसकी वजह से हम एक लाइव मार्केट में ये चीज को इस तरह से नहीं देख सकते कि 1000 क्वांटिटी था और वो कहाँ उसका जो है एग्जीक्यूट हुआ है ऑर्डर, जो ये मार्केट ऑर्डर उसने पुश किया था कौन से प्राइस लेवल पे एग्जीक्यूट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे हर प्राइस पॉइंट पे जिस तरह से प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो नए बायर्स भी इंटरेस्टेड होते रहेंगे इस स्टॉक में, नए बायर्स भी इंटरेस्टेड होते रहेंगे और नए बायर्स ऐड होते रहेंगे। तो इसके लिए हम इस इम्बैलेंसेस के टूल को जो ऑर्डर फ्लो में दिखता है उसको यूज कर सकते हैं। तो वो किस तरह से यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे एक बार। तो पहले तो समझ लीजिए यहाँ पे हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये हमारा है S1 बाय 1 S2 बाय 2। अब जब प्राइस यहाँ मूव हो रहा है इस वाले S1 या B1 पे जो प्राइसेस है, तो जब हमारा बायर एग्रेसिव होगा तो वो जाके हायर प्राइस पॉइंट पे खरीदने की कोशिश करेगा। तो हमको हमेशा क्या देखना है, इस तरह से डायगनली देखना है, इम्बैलेंसेस को डायगनली देखना है। अभी इम्बैलेंस का क्या मतलब हुआ, ये जो इंटरेक्शन है ये शिफ्ट हुआ है। तो इम्बैलेंस मतलब क्या है कि यहाँ पे समझ लीजिए आपका S1 की जगह यहाँ पे 20 ऑर्डर्स थे और इधर बाय की जगह 80 ऑर्डर्स है। तो इसको हम बोलेंगे कि इम्बैलेंस है। जितना ऑर्डर यहाँ पे, जितना सेलर यहाँ पे बेच रहे हैं उससे ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे सेलर बाय कर रहा है। तो 20 × 4 करेंगे तो 80 होता है। तो जब इस 4 के वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आएगी, मतलब 80 के वैल्यू से ज्यादा इधर वैल्यू मिलेगी हमको, तो इस तरह से हमको एक ऑरेंज ब्लॉक देखने मिलेगा। तो इसको अप्लाई कैसा करना पड़ता है चार्ट पे मैं बाद में बताता हूँ आपको आगे। तो हमेशा याद रखो यहाँ पे हमने 400% को लिया है एज अ यूनिट। तो आप कहीं भी बीच में एक वैल्यू ले सकते हैं, 300 to 500 के बीच की वैल्यू ले सकते हैं। तो इसलिए मैं 400 यूज करता हूँ। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी 400 यूज करें। तो इसका मतलब क्या हुआ 400 का, कि जब भी यहाँ पे एक सेलर है, यहाँ पे एक बायर है, तो जब इसकी वैल्यू S × 4 कर देंगे आप, इस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू यहाँ अगर आपको दिखेगी, जब बायर जो है सेल ऑर्डर से या तो सेल से 4 गुना से ज्यादा बाय कर रहे हैं, यहाँ पे 4 गुना से ज्यादा वैल्यू उठा रहे हैं, तब हमको एक इम्बैलेंस दिखने मिलेगा। तो नीचे मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, ये हमारा डायगोनल है, इस तरह डायगोनली देखना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 14 × 1 और अगले ब्लॉक लेवल पे 93 × 99 हमको इस तरह देखना है। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56। तो हम देख सकते हैं कि 56 से ज्यादा बायर ने उठाया है। यहाँ पे 99 ऑर्डर्स उठाए, 99 ऑर्डर्स पंच किए हुए हैं। तो इसीलिए हमको इधर एक इम्बैलेंस दिख रहा है। और इम्बैलेंस के साथ में आपको क्या होगा, ये जो ब्लॉक जो है ये पूरी तरह से ऑरेंज दिखेगा और यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर देखने मिलेगा। जो बायर था हाई अमाउंट, वो बायर आपको ब्लू कलर में देखने मिलेगा। तो बेसिकली हमको क्या बता रहा है, जितना सेलर यहाँ पे बेच रहे थे उससे ज्यादा बायर यहाँ पे खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आपको एक एग्रेसिव नेचर दिखाता है बायर का, कि बायर एग्रेसिव है उस स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के लिए, इसलिए वो हाई क्वांटिटीज उठा रहे हैं। जितना सेलर इस प्राइस पे बेच रहे, पहले तो उस हायर प्राइस पे खरीद रहा है और क्वांटिटी भी ज्यादा खरीद रहा है, इसलिए हमको वो बायर का एग्रेसिव नेचर दिखाता है। इम्बैलेंस एक बायर का एग्रेसिव नेचर दिखाता है। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 42 और ऊपर है 200। तो 42 आप × 4 करोगे तो आपको 168 मिलेगा। 168 से ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे उठाई है उसने और हायर प्राइस पे उठाई है। तो इसलिए ये एग्रेसिव नेचर दिखाता है। इस प्राइस से ज्यादा प्राइस पे उठा रहा है और वॉल्यूम भी ज्यादा उठा रहा है। अब नीचे भी एक इम्बैलेंस है। इस तरह से 2 इम्बैलेंस देखने मिले हैं हमको। इस तरह से एक ही हमको रोटेशन में 2 इम्बैलेंस देखने मिले हैं। यहाँ भी देखो, इस एक ही रोटेशन में हमको 2 इम्बैलेंस देखने मिले। तो जब इस तरह से कंटिन्यूअसली 3 इम्बैलेंस हमको एक साथ देखने मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्टैक्ड इम्बैलेंसेस। अभी हम सेलिंग साइड में देखते हैं, सेलिंग साइड में इम्बैलेंस किस तरह दिखता है, क्योंकि इस सेलिंग का इम्बैलेंस जो है ना वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, और यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो इसके बारे में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, बहुत गलत तरीके से इसको बताने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने इम्बैलेंसेस, बाइंग का इम्बैलेंस ऐसे देखना था, तो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सेलिंग का इम्बैलेंस ऐसे देखना है।
जो कि रॉन्ग है। बैलेंस इम्बैलेंस हमेशा ऐसे ही देखना है, वो बाइंग हो या सेलिंग हो, ऐसा ही देखना है, ऐसे नहीं देखना है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, ऐसे इम्बैलेंस नहीं, ऐसे नहीं देखोगे कभी भी आप, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, पहली चीज तो ऐसा इम्बैलेंस नहीं देखना। इम्बैलेंस ऐसा ही देखना है हमेशा, इस डायगोनल में देखना है, अप साइड इस डायगोनल में देखना है हमेशा, ठीक है। सिर्फ फर्क इतना होगा, बाइंग में ऐसा देखोगे आप और सेलिंग में ऐसा देखोगे। अब एक सेलिंग का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अब यहाँ देखो, ये हमारा डायगोनल है। अब इसको इस तरह देखना है कि 18 दिख रहा है, 18 बाई साइड से और 118 देख रहा है सेल साइड से। तो ये बायर को इंटू 4 करेंगे तो वैल्यू आएगी 72। तो आप देख सकते हो 72 से ज्यादा ऑर्डर सेलर ने पंच किया हुआ है, इधर 118 पंच किया हुआ, इसलिए हमको यहाँ पे एक इम्बैलेंस दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेलर कम प्राइस पे बेच रहा है और ज्यादा क्वांटिटी बेच रहा है, मतलब प्राइस भी कम कर ली है और क्वांटिटी भी बढ़ा दी है। तो हमको क्या दिखाता है, ये नेचर ऑफ सेलर दिखाता है कि सेलर एग्रेसिव हुआ है उस प्राइस पॉइंट पे, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे, किसी एग्जाम्पल में यहाँ से फिर से देखो आप, एक इम्बैलेंस दिख रहा है। यहाँ आपको जब भी एक सेलिंग इम्बैलेंस दिखेगा तो ये देखिए एक सेलिंग इम्बैलेंस है, तो ऑरेंज कलर में हमको डिनोट होगा और ये जो इम्बैलेंस था वो रेड कलर में डिनोट होगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 73 है, यहाँ पे 4 है। तो हम इस तरह से देखेंगे, इसको 4 into 4 करके आएगा 16। तो ऑब्वियसली 16 से ज्यादा है, तो बेसिकली सेलर ने एक प्राइस लेवल नीचे बेचा है, क्वांटिटी भी ज्यादा बेचा है। तो इम्बैलेंस का मोटा मोटा मतलब क्या है, इट शोज द मोर असर्टिव एग्जीक्यूशन। मतलब तो जब बाइंग इम्बैलेंस हो रहा है तब क्या होगा, प्राइस ऊपर बाय किया है और क्वांटिटी भी ज्यादा बाय किया है। तो एज अ बायर आप सोचो कि आप हमेशा क्या करोगे, अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप किसी भी चीज को सस्ता खरीदने की कोशिश करोगे, राइट, डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे बायर क्या कर रहा है, प्राइस भी ज्यादा दे रहा है, क्वांटिटी भी ज्यादा ले रहा है, तो इसीलिए हमको ये उसका एग्रेसिव नेचर दिखाता है, क्योंकि वो प्राइस भी ज्यादा दे रहा है। और जब सेकंड केस में क्या होगा, सेलिंग इम्बैलेंस में वो कम प्राइस पे सेलर बेच रहा है, सेलर कम प्राइस पे बेच रहा है और वो क्वांटिटी भी ज्यादा बेच रहा है। तो आप अगर आप सेलर हो, आप कोई दुकानदार हो, तो आप हमेशा क्या चाहोगे कि आपका जो प्रोडक्ट हो वो हायर प्राइस पे बिके और ज्यादा क्वांटिटी बिके, करेक्ट। पर यहाँ पे सेलर क्या कर रहा है, कम प्राइस पे बेचने के लिए भी रेडी हो गया है और क्वांटिटी भी हाई बेच रहा है। तो इससे क्या दिखता है, हमको सेलर का एग्रेसिवनेस दिखता है। तो इसीलिए हमारा जो इम्बैलेंस होता है ना, ये इम्बैलेंस ऑप्शंस, ये इतना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमको पता चलता है कि देखिए यहाँ पे जब आप देखोगे इस प्राइस पॉइंट पे सेलिंग इम्बैलेंस था, तो आपको पता चलेगा कि सेलर यहाँ पे एग्रेसिव था। यहाँ पे आप देखोगे सेलर एग्रेसिव था, और जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो आप यहाँ देखोगे इस प्राइस पॉइंट पे बायर एग्रेसिव था। पर जब ये सिंगल सिंगल आपको इस तरह से सिंगल इम्बैलेंसेस दिखेंगे तो ये क्या होता है, दिस कैन ऑल्सो लीड टू नॉइज। तो इसलिए सिंगल जो रहते हैं इनको हमको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है। हमें हमेशा क्या देखना है, हमको स्टैक्ड इम्बैलेंस देखने, तो हमको 3 इस तरह से दिखने चाहिए, इस तरह से 3 दिखने चाहिए, एक के बाद एक प्राइसेस पे 3 अलग अलग हमको इम्बैलेंसेस दिखने चाहिए, तो जिसको हम बोलेंगे स्टैक्ड इम्बैलेंसेस। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन अ सिंगल सिंगल जो दिख रहा है ना, हमको ये सिंगल सिंगल इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं, इससे ज्यादा हमको एक स्टैक्ड इम्बैलेंसेस देखना ज्यादा जरूरी है। अब ये सिंबल इम्बैलेंसेस जैसे मैंने आपको बताया, एक इनिशिएटिव को भी डिनोट करते हैं, स्टॉप्स को डिनोट करते हैं, या नियर नॉइज हो सकता है। ये नॉइज जिस तरह से अलग सिंगल सिंगल दिख रहे हैं ना, तो ये नॉइज भी हो सकता है। तो इनिशिएटिव क्या होता है, स्टॉप क्या होता है, हम अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले। अगले की प्रिंसिपल, हमारा की प्रिंसिपल है इनिशिएटिव्स और स्टॉप्स, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है वो। तो अभी आपको समझ गया होगा इम्बैलेंस ऑप्शंस क्या है। अगर ये पार्ट आपको अच्छे से नहीं समझा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही जो इम्बैलेंस है, यही हमको आगे जाके ये जो हमारा मार्केट में एंट्री लेने का टाइमिंग है ना, वो बता सकता है। क्योंकि जब भी आपको एक इम्बैलेंस फॉर्म होता हुआ दिखेगा तो आपको ये समझना है कि जो भी बायर या सेलर जिसके साइड में भी इम्बैलेंस फॉर्म हो रहा है वो धीरे धीरे एग्रेसिव हो रहा है। जैसे अगर आप इस तरह देखोगे, यहाँ पे ये पिछले एक ब्लॉक में सेम प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे सेलिंग इम्बैलेंस हुआ था, पर जैसे एक प्राइस ऊपर मूव हुआ है यहाँ बाइंग इम्बैलेंस मिला है। मतलब ये प्राइस से ज्यादा यहाँ पे इम्बैलेंस बाइंग की तरफ है। अगला देखोगे और बाइंग की तरफ है, यहाँ हमको एक एग्रेसिव नेचर दिखाता है बायर का। ये सिर्फ एक ब्लॉक भी अगर आपको देखने मिल गया इस तरह से, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कहीं ना कहीं एक शॉर्ट ट्रेड आपको देखने मिलेगा। आपको इस तरह से लंबे ट्रेड्स भी मिलते हैं, वो बाद में हम एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूशन में बात करेंगे। पर ये बेसिकली होता है इम्बैलेंस ऑप्शंस। वैल्यू मैंने जैसे बताई कि आप 300% या मतलब 3x या 5x इस तरह से आप ले सकते हो। तो इसलिए मैं एक मिड वैल्यू यूज करता हूँ खुद से पर्सनली, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप 400 यूज कर सकते हो। अगर 500 यूज करोगे तो आपको इम्बैलेंस कम देखने मिलेंगे, और अगर 300 यूज करोगे तो आपको नॉइज ज्यादा देखने मिलेगा।
तो आप 400 यूज कर सकते हो। इट इज अ मिड वैल्यू, इट इज बेस्ट सुटेबल। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की प्रिंसिपल की तरफ। तो ये है हमारा ऑर्डर फ्लो चार्ट। इसके ऊपर मैं अभी आपको बताता हूँ ये इम्बैलेंस किस तरह से अप्लाई करना है। ये आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखेगा फुटप्रिंट, तो उसके बाद उसके पास में आपको एक छोटा सा गेयर आइकन दिखेगा, सेटिंग्स का आइकन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप अगर यहाँ नीचे आओगे तो क्लस्टर के बाद नीचे आपको आप दिखाई देगा इम्बैलेंस, तो उसमें आपको शो इम्बैलेंसेस को ऑन कर लेना है। जैसे आप शो इम्बैलेंसेस को ऑन करोगे इस तरह से आपको इम्बैलेंसेस स्क्रीन पर शो होने लग जाएंगे, ऑर्डर फ्लो में शो होने लग जाएंगे। नीचे आप देखोगे तो इम्बैलेंस कैलकुलेशन लिखा हुआ है जिसको रेशियो ही रखना है, और इम्बैलेंस परसेंटेज लिखा हुआ है। तो इसको आपको आपके केस में यहाँ पे 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, जो भी वैल्यू होगा आपको इसको चेंज करके 400 कर लेना है। इस तरह से 400 कर लेना है, ठीक है। और इसको फिर आप क्लोज कर दोगे तो इस तरह से आपको इम्बैलेंसेस दिखने लग जाएंगे। अब ये इम्बैलेंसेस को हम ऐसे ऑन नहीं रखेंगे, इम्बैलेंसेस को आप पहले ऑफ ही रख सकते हो, इस तरह से ऑफ रख सकते हो। और जब भी आपको लगेगा तो इस तरह से ऑन करके आप सिर्फ एक क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो, क्रॉस चेक करने के लिए यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसको ऑन रखोगे तो ये जो ऑरेंज कलर्स है वो आपके जो बेसिक रेड और ग्रीन कलर जो बेसिकली आपको दिखने चाहिए उनको हाइड कर देंगे, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में। तो आप कोशिश हमेशा ये करना कि इसको ऑन रखे बिना आपकी कैलकुलेशन से थोड़ा सा जज करने की कोशिश करना कि कहाँ पे, जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया है कि कहाँ पे इम्बैलेंस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अभी आपको एक बार दिखाता हूँ फिर से, यहाँ आप देख सकते हो 31 159। तो 31 के बाद आपको एक मोटा मोटा अंदाज आ जाना चाहिए कि 30 का अगर 4 गुना करते हैं हम तो 120 होता है, तो यहाँ पे 120 से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह से एक मोटा मोटा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो सिर्फ एक क्रॉस चेक कर सकते हो आप इस तरह से, और फिर ऑफ करके हमारा नॉर्मल ऑर्डर फ्लो यूज कर सकते हो। तो अभी चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट की प्रिंसिपल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट की प्रिंसिपल है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। तो ये शुरू करने के पहले मैं अभी एक वीडियो प्ले करूंगा, तो वीडियो को आप ध्यान से देखो। उसके अंदर बेसिकली 2 अलग अलग वीडियोस है, तो दोनों वीडियोस को आप ध्यान से देखो। उसके बाद में फिर मैं आपको एक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो आपने वीडियो में जैसे देखा अभी, उसमें 2 वीडियोस थे। पहला एक वीडियो था जिसके अंदर एक बंदा था और एक दूसरा बंदा था जो इसको कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा था। और ये जो बंदा था ना, ये 1 इंच भी ऊपर पीछे मूव नहीं हुआ। मतलब ये बंदा जो था इतना स्ट्रांग था कि इसका कितना भी अटैक करने के बाद वो मूव नहीं हो पाया और ये इसको मूव नहीं कर पाया। तो इसमें इसने एफर्ट तो बहुत लगाया, जो इसको पंच कर रहा था उसने एफर्ट बहुत लगाया, इसका एफर्ट पूरा था, पर रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट नहीं मिला कुछ भी। अब नेक्स्ट केस सिनेरियो में क्या देखा आपने, इधर एक बंदा है और यहाँ पे ब्रूस ली है। इसने इसको 1 इंच के डिस्टेंस पे से पंच किया और यह बंदा बहुत पीछे जाके गिरा, दूर जाके गिरा। तो ये है एफर्ट कम लगाया और रिजल्ट मैक्सिमम मिला है इसको। तो ये आपको कंसेप्ट समझ गया होगा कि ये जो एफर्ट एंड रिजल्ट का लॉजिक है वो आपको समझ गया होगा कि एफर्ट यहाँ पे बहुत लगा है, रिजल्ट कुछ नहीं मिला है। एफर्ट यहाँ पे बहुत कम लगा है पर रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो यही कंसेप्ट अभी हमारे बायर और सेलर ये दोनों के अप्रोच में लगाना है। अभी एक ये प्राइस लेवल है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम पकड़ लेते हैं 110 का प्राइस लेवल है। अगर सेलर यहाँ पे एफर्ट लगाता है, इस प्राइस लेवल पे एफर्ट लगाता है, अभी बाकी का क्या मार्केट कंडीशन है हमको कुछ भी नहीं पता है। एक फॉलिंग मार्केट है या ऊपर जाने वाला मार्केट है या साइडवेज मार्केट है, हमको कुछ भी नहीं पता है। ये एक रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, कुछ नहीं पता है हमको, ये हमको कुछ भी आइडिया नहीं है। हमारे पास सामने एक प्राइस लेवल है और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इस तरह से हमको एक ब्लॉक दिखता है। अब ये ब्लॉक को देख के तुरंत आप आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे बायर ने एफर्ट लगाया है। करेक्ट, इमीडिएटली ये आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेलर ने 20 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं ये पर्टिकुलर प्राइस पे और बायर ने 100 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। अब क्या होना चाहिए, अगर हमारे बायर को इस एफर्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलना चाहिए। रिजल्ट मिलना चाहिए इन द सेंस कि अगर कैंडल यहाँ से शुरू हुई थी तो कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए। मतलब ये जो कैंडल थी
ये एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तो तभी जाके ये जो बायर थे इनको इसके एफर्ट का रिजल्ट मिला है। तो प्राइस यहाँ अगर 110 था और बायर ने यहाँ पे 20x100 इस तरह से हमको दिखा था, तो प्राइसेस इसके बाद में ऊपर मूव होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि एफर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट हुआ है। तो इसी तरह से सेलिंग का भी लॉजिक है। अगर एक प्राइस पॉइंट पे हमको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, अगर हमको इधर ब्लॉक में दिखता है 100/40, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेलर ने एफर्ट लगाया है। अब सेलर को एफर्ट कैसा दिखना चाहिए? सेलर को एक रेड कैंडल दिखनी चाहिए यहाँ पे, तो तभी हम बोल सकते हैं कि जो सेलर का एफर्ट था उसको उसका रिजल्ट मिला है। इस तरह से दोनों काम करते हैं। अब नेक्स्ट केस देखेंगे कि इस तरह का पिन बार बन गया है, इस तरह का पिन बार बना है। अब वो भले ही ग्रीन है, अब यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन कलर का पिन बार बना है, और आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको देखने मिल रहा है 100 into 5000, तो 5000 है यहाँ पे। अब यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ जो बायर था उसने इस प्राइस पॉइंट पे एफर्ट किया है, पर क्या उसको रिजल्ट मिला है? नहीं मिला है। प्राइस इमीडिएटली नीचे ट्रेड होने लग गए हैं। अब इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका ये इफेक्ट होगा, ये जो 5000 बायर्स थे ना, ये हो गए ट्रैप। अब ये जो बायर्स है, ये कोई इतने जो हेवी बायर्स जब आते हैं ना मार्केट में, ये कोई रिटेल बायर्स नहीं रहते, ये कोई तो भी बड़ा फंड रहेगा, ये म्यूचुअल फंड रहेगा, एफआई रहेंगे, डीआई रहेंगे। ये बड़ा वैल्यूज जो है ये कोई रिटेलर नहीं बना सकता है, कोई बड़ा फंड ही बनाएगा। तो हमेशा याद रखना कि ऐसा जब बनेगा तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि प्राइसेस फिर से मूव होगा ऊपर, और इसी प्राइस लेवल पे वो एक एग्जिट लेंगे। एग्जिट लेने के बाद फिर से शार्पली डाउनफॉल आएगा। तो ये कंसेप्ट हमको एफर्ट एंड रिजल्ट के बारे में देखने मिलता है। अब नेक्स्ट चीज, ऑर्डर फ्लो के अंडरस्टैंडिंग में जब जाएंगे, तो जब एक प्राइस इस तरह से ट्रेड हो रहा है, तो जब हम एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा यहाँ पे जब प्राइसेस मूव हो रहे होंगे, तब यहाँ पे हमको लाइट कलर्स चाहिए। क्यों लाइट कलर्स चाहिए? लाइट कलर जो है हमारे, वो हमारे को लो एफर्ट डिनोट करते हैं, और प्राइस जो है उस रेंज को छोड़ देना चाहिए, उसने आगे मूव हो जाना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे? ये जो लो एफर्ट था उसको रिजल्ट ज्यादा मिला है, तो हम उसके बाद में एक साइड मूव देखने को आराम से देख सकते हैं। अगर क्या होगा, इस तरह से प्राइस मूव हो रहा है एक रेंज में, और यहाँ जाके इधर जाता है, ब्रेक करता है, और इमीडिएटली एक डार्क प्लेस देखने मिलता है हमको। अब डार्क वॉल्यूम एक डार्क ब्लॉक देखने मिलता है, एक डार्क ग्रीन हो सकता है या डार्क रेड भी हो सकता है। तब क्या होगा कि जो एफर्ट है वो हाई है, क्योंकि डार्क कलर कब आता है? कि जब एक पार्टी जो भी होगा, बायर होगा या सेलर होगा, इस केस में अगर ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, तो बायर बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है उस प्राइस पे, प्राइस को मूव करने की कोशिश कर रहा है ऊपर, पर जो रिजल्ट है वो उसको नहीं मिल रहा है। तो क्या हो रहा है? प्राइस ऊपर की तरफ मूव नहीं हो रहा है, तो ये एक बैड साइन है। इस केस में क्या होता है, हमको छोटा सा ब्रेकआउट मिलता है और इमीडिएटली हमारा फील्ड ब्रेकआउट हो जाता है, और इसकी वजह से हमारे ऐसे लेट हो जाते हैं। तो ये है कंसेप्ट एफर्ट एंड रिजल्ट का। अगर लाइट कलर्स के साथ ऊपर मूव हो रहा है मार्केट, तो हम समझेंगे कि लो एफर्ट लगाया है और ज्यादा रिजल्ट मिला है। अगर डार्क कलर्स के साथ ऊपर हो रहा है मार्केट, तो हमको समझेगा कि एफर्ट हाई लगाया है पर रिजल्ट कम मिल रहा है। अब इसी से जो है कंसेप्ट ऑफ एब्सॉर्प्शन आ जाता है। कंसेप्ट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या है? जो सेकंड वीडियो हमने देखा था, अगर एक प्राइस लेवल है और इस प्राइस लेवल के पास जाने के बाद यहाँ से प्राइसेस इस तरह से मूव हुए थे ऊपर, और यहाँ जाने के बाद आपको एक डार्क ग्रीन कलर देखने मिलता है ऐसा, और प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, तो हमको क्या समझता है कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बंदा खड़ा है जो इस प्राइस लेवल को ब्रीच करने नहीं दे रहा है। तभी हमको एक ऐसा डार्क एब्सॉर्प्शन देखने मिलेगा। तो डार्क एब्सॉर्प्शन में क्या होगा, हमेशा याद रखना है, एब्सॉर्प्शन अगर अभी इस तरह से ग्रीन देखने को मिल रहा है तो हम इसको बोलते हैं बाइंग एब्सॉर्प्शन। तो बाइंग एब्सॉर्प्शन जब हुआ, इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये इस तरह जाएगा और प्राइस रिवर्स होगा, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है, तो समझिए कि आप बाइक पर मूव कर रहे हो और आपके रोड में जो है एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो जब आप इस पॉइंट पर रुकोगे तो यहाँ पे एक ब्रेक करोगे, ब्रेक करके अगर वो जो आपका स्पीड ब्रेकर जो आपके सामने आया है वो अगर छोटा होगा तो आप उसको क्रॉस करोगे और फिर से आगे मूव करना शुरू कर दोगे। पर अगर इस स्पीड ब्रेकर के जगह पे अगर एक बड़ा सा बैरिकेड आ जाता है तो आप क्या करोगे, जब यहाँ आओगे तो यहाँ फिर से एक ब्रेक करोगे, पर नेक्स्ट सिनेरियो में आप टर्न कर लोगे। करेक्ट? तो आपका जो डिसीजन है यहाँ पे, ये डिपेंड करता है इधर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन आया है आपके सामने वो कैसा है। इसलिए जब एक आपको बैरिकेड दिखेगा तो उस केस में क्या होगा, ऐसे जाएगा प्राइस ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ग्रीन कलर डार्क ग्रीन कलर दिखेगा, वो डार्क ग्रीन कलर क्या है, एक आपको इस तरह का बैरिकेड है समझ लीजिए, तो वहां से प्राइस रिटर्न हो जाएगा। पर अगर वो एक छोटा स्पीड ब्रेकर है तो प्राइस ऊपर जाएगा, इस तरह से एब्सॉर्प्शन देखने मिलेगा, डार्क कलर देखने मिलेगा, और यहाँ से उसके बाद में एक कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा। तो ये एब्सॉर्प्शन के दोनों तरीके हैं, तो ये दोनों तरीके हैं। तो ये एब्सॉर्प्शन आपको एक रिवर्सल पैटर्न भी देता है, जो कि एक हमारा ट्रेड स्ट्रेटजी बन सकता है कि हम
हम देख सकते हैं कि अगर सपोर्ट लेवल पे प्राइस आ रहा है, नीचे प्राइस आता है, यहाँ पे हमको एब्सॉर्प्शन देखने मिलता है, थोड़ा सा रिवर्सल आता है, तो हम इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ एंट्री कर सकते हैं और हमको एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो इस तरह से हम एक स्ट्रैटेजी साथ में डेवलप कर सकते हैं। तो इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बाद में हम स्ट्रैटेजी पार्ट में डिस्कस करेंगे ही, इसको कैसे ट्रेड करना है। पर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये जो एब्सॉर्प्शन है एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है इस समझने के लिए कि कौन वहां पे लिमिट बायर बैठा है। प्राइस लेवल के पीछे एक बड़ा लिमिट बायर बैठा है जो सारा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब एक प्राइस लेवल पे जाता है, यहाँ अगर आपको एब्सॉर्प्शन देखने मिलता है, ऐसा डार्क कलर्स देखने मिलते हैं, मतलब यहाँ पे एक लिमिट सेलर बैठा है और आप बायर हो और बायर बहुत सारा एफर्ट लगा रहा है प्राइस को मूव करने के लिए। अगर ये लिमिट बायर का सारा जितना सेलिंग था वो अगर खत्म हो जाएगा और बायर के पास फिर भी पावर रहेगी तो बायर फिर आगे प्राइस को मूव करेंगे। सिमिलरली सेलिंग में भी होता है इसी तरह से, यहाँ पे कोई बायर बैठा है, बड़ा प्राइस गिर रहा है, हमको यहाँ पे डार्क रेड कलर देखने मिलेंगे, तो ये बायर जो है लिमिट बायर है, तो ये सब कुछ एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से जितना सेलिंग आ रहा है उतना एब्जॉर्ब करेगा। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, अगर इनकी सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा है और इसकी सारी की सारी एग्जीक्यूट हो गई तो आगे हमको कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा। अगर सेलिंग वॉल्यूम जो है वो कम पड़ जाती है बायर से, तो फिर यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिलेगा। तो यहाँ जो एब्जॉर्प्शन होता है तो हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि आगे यहाँ पे हमको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ट्रेड के लिए। तो ये जो एब्जॉर्प्शन की ट्रेड्स है वो अभी हम जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आएंगे तब उसके अंदर हमारा एक स्ट्रैटेजी में ही हम उसको यूज करेंगे और हर ब्रेकआउट के लिए हम ये एब्जॉर्प्शन को यूज कर सकते हैं। अगर जहां भी हमको ब्रेकआउट देखना है तो वहां पे हम एब्जॉर्प्शन को देख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिव। अब इसमें इनिशिएटिव और रिस्पॉन्सिव में हमको अब तक के जो तीनों कंसेप्ट थे वो तीनों कंसेप्ट को क्लब करके समझना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट की कंसेप्ट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट की प्रिंसिपल है इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिव प्राइस एक्शन। तो जो अब तक हमने जो 3 की प्रिंसिपल्स देखे थे वो था, पहला था लिक्विडिटी, उसके बाद में था इम्बैलेंस और उसके बाद में था एफर्ट एंड रिजल्ट। तो अब ये तीनों कंसेप्ट्स को एक तरह से कंबाइन करके हमको सोचना है। ठीक है, तो अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो मैं रिकमेंड करूंगा एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि अभी जो हम इनिशिएटिव और रिस्पॉन्सिव प्राइस एक्शन को समझने वाले हैं इसके अंदर हमको तीनों को कंबाइन करके कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। तो बेसिकली इनिशिएटिव क्या होता है, एक प्राइस एक्शन जिसमें बायर्स ने इनिशिएट किया है प्राइस। अब इनिशिएट किया है प्राइस मतलब क्या है, जो हमने लिक्विडिटी केस में कंसेप्ट में बात किया था, मार्केट ऑप्शन में बात किया था, बायर ने मार्केट ऑर्डर पुश करके प्राइस को ऊपर पुश किया है। तो वो प्राइस कब तक पुश होता रहेगा, जब तक मार्केट में उसको लिक्विडिटी नहीं मिलती। सो हमारा फर्स्ट की प्रिंसिपल में ये कंसीडर करना है कि ये कब होगा, जब मार्केट में लो लिक्विडिटी होगी तो आपको हाईएस्ट वेलोसिटी मिलेगी, स्पीड से मार्केट ऊपर की तरफ मूव होगा जब तक उसको एक नया लिक्विडिटी पॉइंट नहीं मिलता, जब तक उसको एक नया सेलर नहीं मिलता। सेकेंड थिंग, जब प्राइस इस तरह से शार्पली एक डायरेक्शन में मूव होता है तो वहां पे हमको बायर का एग्रेसिवनेस दिखना चाहिए। तो बायर का एग्रेसिवनेस किस तरह से दिखेगा, हमको इम्बैलेंसेस दिखने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमको ऑरेंज कलर के इम्बैलेंसेस दिखने चाहिए। थर्ड थिंग क्या देखना चाहिए, जब एक इस तरह से मूव आएगा तो हमको लो एफर्ट दिखना चाहिए। करेक्ट, हाई एफर्ट नहीं दिखना चाहिए, मतलब हमको लाइट प्रिंट्स दिखने चाहिए। तो लो एफर्ट में मैक्सिमम मूवमेंट दिखना चाहिए, तो लो एफर्ट मैक्सिमम मूवमेंट दिखना चाहिए। इसके साथ ये 3 कंडीशन समझ गए आपको कि अगर एक प्राइस को ऊपर कैसे मूव होना है तो पहले बात क्या होनी चाहिए कि लिक्विडिटी मार्केट में कम होनी चाहिए, इसलिए जो बायर है वो एग्रेसिवली मार्केट ऑर्डर्स को पुश करेगा और लिक्विडिटी फाइंड करने की कोशिश करेगा। जब एग्रेसिव होगा तो हमको इम्बैलेंसेस दिखेंगे कि एफर्ट अगर लगाएगा कम, या अगर एफर्ट जो है वो कम होना चाहिए और कम एफर्ट में मैक्सिमम मूवमेंट होना चाहिए प्राइस का। और एक हमेशा एक इनिशिएटिव ड्राइव में आपको वॉल्यूम जो है वो हाई मिलेगा और डेल्टा जो है वो भी हाई मिलेगा। तो ये कंडीशंस जब मैच होते हैं और प्राइस एक डायरेक्शन में शार्पली एक रेंज एक्सटेंशन देखने को मिलता है, एक मूवमेंट देखने को मिलता है, तब हम उसको बोलेंगे कि इनिशिएटिव ड्राइव है, इनिशिएटिव प्राइस एक्शन है। तो प्राइस एक पॉइंट से ऊपर इनिशिएट हुआ है और उसको पहचानने के लिए ये सारी कंडीशंस है। लिक्विडिटी लो होनी चाहिए, इम्बैलेंस। लिक्विडिटी लो होगी तो क्या होगा कि जो स्पीड होगी मार्केट की मूव होने की, जो ऊपर जाने का एक मूव होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो लिक्विडिटी कम रहेगी तो मूव अच्छा शार्प ऊपर की तरफ मूव देखने मिलेगा। इम्बैलेंसेस बायर की तरफ से जो एग्रेसिव नेचर है वो दिखाता है। जब एफर्ट कम होगा और बड़ा रिजल्ट मिलेगा मतलब वो सस्टेन ज्यादा देर होगा। वॉल्यूम हाई इसलिए होगा क्योंकि हर प्राइस पॉइंट पे
बायर ने हैवी पंच किए हुए वॉल्यूम, तो इसकी वजह से टोटल वॉल्यूम जो होगा वो हाई होगा और डेल्टा भी हाई होगा, क्योंकि बायर वर्सेस सेलर जो है प्राइस का डिफरेंस वो ज्यादा होगा, क्योंकि बायर्स ने ज्यादा ऑर्डर्स पंच किए होंगे एज कम्पेयर टू सेलर्स। इसी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुआ है। यह है इनिशिएटिव। अभी इनिशिएटिव दोनों तरफ होता है। इनिशिएटिव इस तरह से डाउनवर्ड भी होगा, इनिशिएटिव इस तरह से अपवर्ड भी होगा। तो इनिशिएटिव जनरली कब देखने मिलता है कि जब कोई एक बड़ा फंड होता है, बड़ा एक हेज फंड है या FII है, उसको एक क्वांटिटी बाय करनी है मार्केट के अंदर, एक स्टॉक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको समझ लीजिए 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने हैं, तो वो क्या करेगा, प्राइस को मूव करेगा इस तरह से, और यहाँ पे कहीं उसको लिक्विडिटी मिल जाती है समझ लीजिए, तो प्राइस एक्शन यहाँ पे आपको एब्सॉर्प्शन थोड़ा सा देखने मिलेगा। पर इसकी 10,000 क्वांटिटी बहुत हेवी क्वांटिटी है, तो वो फुलफिल नहीं होगी तो प्राइस को फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से हमको इनिशिएटिव देखने मिलता है। ये इनिशिएटिव कब तक देखने मिलेगा, जब तक इसको ये 10,000 क्वांटिटी जो है उसका पूरा फुलफिल नहीं होता, पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो वो प्राइसेस को इसी तरह से मूव करता रहेगा, और जहां भी उसको लिक्विडिटी मिलेगी वहां उसके वो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ऑर्डर बचते हैं तो फिर उसको और मूव करता रहेगा। तो ये लॉजिक है इनिशिएटिव ड्राइव का। और जनरली 9:15 को ये जो मैं बोल रहा हूँ कि एक हेज फंड है या म्यूचुअल फंड है, कोई भी है, बड़ा FII है, उसको अगर एंट्री लेनी है एक स्टॉक के अंदर, तो हमको 9:15 को जनरली कुछ स्टॉक्स के अंदर इस तरह का एक्शन दिखने मिलता है। उसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव ड्राइव या ओपन ड्राइव। अब रिस्पॉन्सिव प्राइस एक्शन क्या है, अभी जब एक इनिशिएटिव मिला है ऐसा, तो जब इनिशिएटिव मिलेगा तो यहाँ पे कुछ सेलर आएंगे और लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे मार्केट को, तो प्राइस यहाँ पे हमको एक प्राइस एक्शन, साइडवेज प्राइस एक्शन देखने मिलेगा, और ये जो बायर ने इनिशिएट किया था उसके बाइंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने लगेंगे वहां पे। तो ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव प्राइस एक्शन। तो रिस्पॉन्सिव प्राइस एक्शन का काम है मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये लोग सेल क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं, तो ये जो लोग सेल कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव लोग जो सेल कर रहे हैं, तो वही लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट को, और ये बायर वो एग्जीक्यूट कर रहा है और वो सब कुछ बाय कर रहा है। और ये सेल क्यों कर रहे हैं, तो ये कुछ भी रीजन हो सकता है उसके पीछे। ये एक, इनको लगता होगा कि यहाँ पे मार्केट बहुत ऊपर आ गया तो इसीलिए सेल कर रहे हैं। सेकंड रीजन हो सकता है कि कोई हेजेस यूज कर रहा है, यहाँ पे कोई स्प्रेड्स लगा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इधर सेल ऑर्डर आ रहे हैं। थर्ड चीज हो सकता है कि कुछ शॉर्ट टर्म स्कैल्पर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो उनको लगता है एक छोटा सा रिवर्सल यहाँ पे, एक छोटा रिवर्सल देखने मिलेगा, उसकी वजह से वो लोग एंटर कर रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए एंटर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वहां पे सेलर आ सकते। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन हैपन जिसकी वजह से वहां पे सेलर एंटर हो रहे हैं। तो ये सेलर हमेशा क्या कर रहे हैं, इनको हम बोलेंगे सेलर रिस्पॉन्सिव सेलर्स। ये होता है रिस्पॉन्सिव प्राइस एक्शन। तो ये जब रिस्पॉन्सिव प्राइस एक्शन होता है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि आपको लो रिलेटिव वॉल्यूम देखने मिलेगा, लो डेल्टा देखने मिलेगा, और शायद से एब्सॉर्प्शन भी देखने मिलेगा। तो कैसे एब्सॉर्प्शन देखने मिलेगा, प्राइस इस तरह से मूव होगा ऊपर, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे आपको डार्क कलर्स देखने मिलेंगे, और प्राइस इसको ब्रेक ना करते हुए फिर से ऊपर रैली करना शुरू करेगा। तो ये जो हमारा पार्ट है यह है रिस्पॉन्सिव प्राइस एक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमको लो वॉल्यूम, लो डेल्टा और कभी कभी एब्सॉर्प्शन भी देखने मिलेगा, एक ऊपर कंटिन्यूएशन जब होगा तब देखने मिल सकता है। तो इस तरह से हुआ एक इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिव, इनिशिएटिव। अब इसके प्राइस एक्शन के 3 टाइप्स है। यह है इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिव, इनिशिएटिव। तो जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, एक इनिशिएटिव मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव होगा, फिर इनिशिएट होगा, फिर रिस्पॉन्सिव होगा, फिर इनिशिएट होगा, जब तक वो जो म्यूचुअल फंड था उसका टोटल ऑर्डर फिल नहीं हो जाता है। इस तरह से प्राइस एक्शन हमको देखने मिलता रहेगा। हर पार्ट पे हमको यहाँ पे कोई ना कोई लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, और जो बड़ा फंड था उसके जो बाय ऑर्डर्स है वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। सेकंड केस है रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव में क्या है कि प्राइस एक इनिशिएशन लेगा और फिर बैक डाउन हो जाएगा, फिर इनिशिएट करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर इनिशिएट करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। ये जो प्राइस एक्शन है, दिस इज द बेस्ट। अगर ये जो प्राइस एक्शन है ये म्यूचुअल फंड्स के लिए या FII के लिए, DII के लिए, जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए बेस्ट है। क्यों कि जो प्राइस है वो ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है और लो प्राइसेस पे ही उनको एक अच्छा एग्जीक्यूशन मिल रहा है। तो एक कहीं ना कहीं यहाँ एक मीन पे, जो हम VWAP यूज करते हैं जनरली, तो हमको इंडिकेट करता है एक मीन पे उनको अच्छा एवरेज प्राइस मिलता है। उनका जो 10,000 क्वांटिटी जो अपन ने बात किया अभी, वो अगर फुलफिल करना है तो उनको अच्छा एक प्राइस मिलता है। जबकि आप जो पहला एक्शन था उसमें क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, फिर ऊपर जाता है, फिर रिस्पॉन्सिव, तो उनका जो एवरेज प्राइस है वो भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। और इस केस में क्या होगा, उनका एवरेज प्राइस एक मीन के पास एक बीच में रहता है। तो इस तरह से ये होता है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, दोनों तरफ से एक रिस्पॉन्स दिखने मिलता है। तो एक साइडवेज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखता है। दिस इज द बेस्ट फॉर अ म्यूचुअल फंड और
एनी इंस्टीट्यूशन, तो उसको इसमें बड़ा फायदा होता है। तो इसमें हम ट्रेड नहीं करना चाहिए जनरली, क्योंकि हम ट्रैप हो जाएंगे। आपको कोई इनिशिएशन देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो भी ऑर्डर फिलफिल करना था तो वो तो हो ही जा रहा है, तो वो कोई एग्रेसिव मूव देगा नहीं, क्योंकि उसका जो भी ऑर्डर फुलफिलमेंट होना था वो तो ही जा रहा है। और नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन जो देखने मिल सकता है, एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइस एक्शन देखने मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि एक पार्टी ने इनिशिएट किया है, और इनिशिएशन के इमीडिएटली आफ्टर क्या होगा, आपको एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने मिलेगा। अब जो हम रिस्पॉन्सिव में बात कर रहे थे, यहाँ पे लो वॉल्यूम लो डेल्टा था, करेक्ट। पर यहाँ क्या होगा, ये जो पार्ट है इसमें सब कुछ हाई डेल्टा, हाई वॉल्यूम, लाइट प्रिंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमने डिस्कस किया था वो सब कुछ देखने मिलेगा। और इस वाले प्राइस एक्शन में जब प्राइस फिर से बैक डाउन हो गया है, यहाँ पे सिमिलरली देखने मिलेगा हाई डेल्टा, हाई वॉल्यूम, इस तरह से जो भी हमने इनिशिएटिव के पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो सब कुछ देखने मिलेगा, और प्राइस फिर से सेम लेवल पे आ जाएगा। और एक क्या चीज होगी, यहाँ पे जितना भी डेल्टा अक्यूमुलेट हुआ था, समझ लीजिए यहाँ पे 400 प्लस में डेल्टा एक्यूमुलेट हो गया था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको -400 के आसपास ही देखने मिलेगा, और जितना भी एक्यूमुलेट हुआ था वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। तो अभी हम ये इनिशिएटिव हमारे चार्ट पे किस तरह से दिखता है, ऑर्डर फ्लो में किस तरह से दिखता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ एग्जाम्पल में। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। ये एक चार्ट है आरती इंडस्ट्रीज का, 1 आवर चार्ट के ऊपर देख रहे हैं हम फिर से। ये था हमारा 915 का कैंडल, तो ये आप देखोगे 915 के कैंडल में इम्बैलेंसेस के साथ प्राइस मूव हुआ था, बाइंग इम्बैलेंसेस देखने मिले हैं 2। अगर प्रिंट देखोगे तो लाइट प्रिंट है, वॉल्यूम देखोगे तो डार्क वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है, डेल्टा देखोगे तो डेल्टा भी हाई वॉल्यूम है। फिर प्राइस इधर से आगे जब बढ़ा है तो फिर यहाँ पे ये जो देखने मिलेगा आपको, रेड कलर जो देखने मिल रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये अप मूव। फिर यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव सेलर्स देखने मिलेंगे, फिर से एक अप मूव देखने मिला। यहाँ जिस तरह से हमने बात की थी कि कुछ एब्जॉर्प्शन भी देखने मिल सकता है, तो प्राइस इस तरह से यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है और फिर और आगे की तरफ बढ़ा है। तो ये सेम डे का है, ये 2 PM पे है। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक इनिशिएटिव देखने मिला है, यहाँ पे फिर से बाइंग इम्बैलेंसेस के साथ प्राइस ऊपर मूव हुआ है। तो ये होता है हमारा इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिव, इनिशिएटिव, ये काइंड का प्राइस एक्शन है। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन। तो हमारे ये एसीसी का एक आवरली चार्ट है, इसमें आप देखोगे ये 915 का कैंडल है, तो प्राइस एक अप मूव दिया है, और यहाँ पे देखोगे कि आप इम्बैलेंस भी देखने मिला था, और यहाँ पे पूरे जो देखने मिलेंगे आपको थिन प्रिंट्स के साथ प्राइस ऊपर मूव हुआ था। और यहाँ पे जो है वॉल्यूम और डेल्टा वो लाइट था, वो हाई वॉल्यूम हाई डेल्टा नहीं था, एक मीडियम वॉल्यूम मीडियम डेल्टा था। तो इस दिन अगर देखेंगे आप तो प्राइस एक रेंज में रहा है, जो हमारा रिस्पॉन्सिव वाला बात था कि इस तरह से प्राइस रहा है, और प्राइस ऊपर जाके फिर यहाँ आया है। और यहाँ देखेंगे आप ये 315 का कैंडल है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ प्राइस क्लोज हुआ था, तो प्राइस हमेशा एक रेंज में रहा। और अगले दिन देखोगे आप मल्टीपल इम्बैलेंसेस के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ, हाई डेल्टा के साथ एक इनिशिएटिव ड्राइव देखने मिला था अगले दिन। तो यहाँ देखो, ये अगले दिन आपको एक हाई डेल्टा हाई वॉल्यूम के साथ मल्टीपल इम्बैलेंसेस, लाइट प्रिंट्स, ये सब कुछ देखने मिला था। बट यहाँ पे हम इस चीज़ की बात करने वाले हैं सिर्फ कि ये जो था, ये था हमारा रिस्पॉन्सिव प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे आपको डेल्टा लो देखने मिलेगा, वॉल्यूम लो देखने मिलेगा, प्राइस एक रेंज में ट्रेड होगा, ऊपर गया केम बैक डाउन, ऊपर गया केम बैक डाउन, ऊपर गया। पर ये पूरा जो लोडिंग हुआ अगले दिन यहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया है हेवीली। तो ये था रिस्पॉन्सिव प्राइस एक्शन। हमको यहाँ पे वेट करना पड़ता है, इसके अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। अगर आप ये इनिशिएटिव ड्राइव को देख के, इम्बैलेंस को देख के अगर एंटर कर लोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चॉपीनेस की वजह से आपका एसएल हिट हो सकता है, या आपको जो एमटीएम है वो इमीडिएटली नेगेटिव देखने मिलेगा। तो वो हमारे साइकी को इफेक्ट करता है, हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इसलिए रिस्पॉन्सिव प्राइस एक्शन में थोड़ा सा दूर रहना चाहिए हमने। तो ये है हमारा आवरली चार्ट एसीसी के ऊपर, और ये हमारा 915 का कैंडल। तो आप देख सकते हो कि हमको एक डाउन मूव देखने मिला था 915 को मॉर्निंग में, और प्राइस पहले एक थिन प्रिंट्स के साथ मूव हुआ था, फिर एक डार्क प्रिंट देखने मिला है, उसके बाद में फिर थिन प्रिंट्स के साथ मूव हुआ था। यहाँ पे हमको एक स्टैक्ड इम्बैलेंसेस भी देखने मिले हैं, सेलिंग इम्बैलेंस। और क्या देखना है, यहाँ पे हमको वॉल्यूम हाई मिला है, और यहाँ पे डेल्टा कहीं ना कहीं 9.66 के था, हाई डेल्टा फॉर्म हुआ था। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक इनिशिएटिव ड्राइव मिला था डाउन साइड में। अब अगले
इमीडिएट अगले रोटेशन में यहाँ पे आप अगर देखोगे आप, जो यहाँ पे डेल्टा है ये है +9.33। तो कहीं ना कहीं इसने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये पॉजिटिव डेल्टा ने इस नेगेटिव डेल्टा को न्यूट्रलाइज कर दिया है। यहाँ भी प्राइस जो है इम्बैलेंसेस के साथ मूव हुआ है ऊपर, थिन प्रिंट्स के साथ मूव हुआ है ऊपर, और रिलेटिवली हाई डेल्टा के साथ ऊपर मूव हुए हैं। तो ये हमको किस टाइप का प्राइस एक्शन दिखाता है? ये इनिशिएटिव था डाउन साइड में और ये इनिशिएटिव हुआ अप साइड में। तो ये इनिशिएटिव काइंड ऑफ प्राइस एक्शन दिखाता है। तो ये इस तरह से ये इनिशिएटिव था। इस रोटेशन के बाद में जो हमारा डेल्टा अक्यूमुलेट हुआ था वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया। अब यहाँ से जो था मार्केट फिर से नया डेल्टा बिल्डअप करेगा और उस हिसाब से हमको उसको आगे ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये था इनिशिएटिव प्राइस एक्शन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 5 जिसमें हमने लिक्विडिटी, इम्बैलेंस ऑप्शंस और एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को डिस्कस किया था, और उसके बाद में सब कुछ कंबाइन करके ये इनिशिएटिव और रिस्पॉन्सिव प्राइस एक्शन को डिस्कस किया था। अब इसके आगे हमारे 2-3 छोटे छोटे की प्रिंसिपल्स रह जाएंगे, जो कि है टेल ऑप्शंस, एग्जॉशन प्रिंट्स, स्टॉप्स और कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में जो है हमारे की प्रिंसिपल सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम स्ट्रैटेजी के पार्ट्स पे जाने वाले हैं। तो अब तक के जो भी की प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए हैं, इसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको कोई डाउट लगता है, समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे आप मुझको पिंग कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, नया कुछ सीखने मिला है मेरे वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।